साल था 1498। यूरोप को ईस्ट जाने का नया रास्ता चाहिए था। मसाले, रेशम और दौलत सबसे बड़ा इनाम थे। फिर वास्को डी गामा के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाज केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर के पार आए। आखिरकार वो कालीकट भारत में उतरे। इस पल ने एक नए युग की शुरुआत की। ये हिंद महासागर में यूरोपीय उपस्थिति की शुरुआत थी। पुर्तगालियों का आगमन महत्वपूर्ण था। इसने मौजूदा व्यापार मार्गों को चुनौती दी। अरब व्यापारियों ने लंबे समय तक मसाला व्यापार पर नियंत्रण रखा था। अब एक नया खिलाड़ी मैदान में उतरा। इस आगमन के दूरगामी परिणाम हुए। इसने भारत के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। पुर्तगाली अपने साथ अपनी संस्कृति, धर्म और महत्वाकांक्षाएं लेकर आए थे। वे इस नई भूमि में अपनी जगह बनाने को तैयार थे। वास्को डी गामा की यात्रा एक ऐतिहासिक घटना थी। वो भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय नहीं था, लेकिन समुद्र के रास्ते आने वाला वो पहला था। उनकी यात्रा ने यूरोप से भारत तक का सीधा समुद्री मार्ग खोल दिया। इसका वैश्विक व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा। कालीकट में दा गामा का स्वागत पूरी तरह से अच्छा नहीं हुआ। स्थानीय शासक जामोरिन सावधान था। नए लोगों से डरे हुए अरब व्यापारियों ने उसके संदेह को और बढ़ा दिया। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद दा गामा मसालों का माल लेकर पुर्तगाल लौट आया। उसकी यात्रा सफल रही। इसने आगे के पुर्तगाली अभियानों का रास्ता साफ कर दिया। इसने पूर्व में उनकी शाही महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत भी की। दा गामा के नक्शेकदम पर चलते हुए दूसरे पुर्तगाली बेड़े भी पहुंचे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, भारत में एक मजबूत उपस्थिति स्थापित करना। शुरुआती गवर्नरों में एक नाम सबसे अलग है, अफोंसो डी अल्बुकर्क। एक चतुर रणनीतिकार, अल्बुकर्क मुख्य बंदरगाहों को सुरक्षित करने के महत्व को समझता था। उसने 1510 में गोवा पर कब्जा कर लिया और इसे पुर्तगाली भारत की राजधानी बनाया। अल्बुकर्क की नीतियां अक्सर क्रूर थीं। उसका उद्देश्य बलपूर्वक व्यापार को नियंत्रित करना था। उसने कारताज प्रणाली लागू की। इसके तहत जहाजों को पुर्तगालियों से पास लेना जरूरी था। इसने इस क्षेत्र में पुर्तगाली प्रभुत्व सुनिश्चित किया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जैसे अन्य उल्लेखनीय गवर्नरों ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने पुर्तगाली प्रभाव को मजबूत किया। उन्होंने भारतीय तट के साथ रणनीतिक बिंदुओं पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। भारत में पुर्तगालियों के आगमन से अनिवार्य रूप से संघर्ष हुए। मौजूदा ताकतों ने उन्हें एक खतरे के रूप में देखा। 1509 में दीव की लड़ाई ऐसी ही एक झड़प थी। यह पुर्तगालियों के लिए एक निर्णायक नौसैनिक जीत थी। उन्होंने मिस्र के मामलुक, ऑन्टोमन साम्राज्य और कालीकट के झामोरिन के संयुक्त बेड़े को हराया। इस जीत ने हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक वर्चस्व को मजबूत किया। इसने उन्हें तट के किनारे किलों की एक श्रृंखला स्थापित करने की अनुमति दी। इन गढ़ों से उन्होंने व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया। उन्होंने अपने क्षेत्रों को प्रतिद्वंद्वियों से बचाया। पुर्तगाली अन्य लड़ाइयों और घेराबंदी में लगे रहे। उन्हें स्थानीय शासकों और अन्य यूरोपीय शक्तियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उनके सैन्य कौशल, उनके रणनीतिक गठबंधनों के साथ ने उन्हें इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरने में सक्षम बनाया। भारत में पुर्तगालियों की उपस्थिति केवल विजय और व्यापार के बारे में नहीं थी। उनके आगमन से एक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। उनका प्रभाव भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। वास्तुकला एक ऐसा ही क्षेत्र है। पुर्तगालियों ने नई स्थापत्य शैली पेश की। चर्च, किले और घर उनके यूरोपीय सौंदर्य को दर्शाते हैं। गोवा में बोम जीसस का चर्च, जिसमें सेंट फ्रांसिस जेवियर का मकबरा है, शैलियों के इस संलयन का प्रमाण है। उनका प्रभाव भाषा तक फैला हुआ था। कई पुर्तगाली शब्द भारतीय भाषाओं में आ गए। भोजन, संगीत और कला में भी पुर्तगाली और भारतीय परंपराओं का मिश्रण देखा गया। पुर्तगाली मुख्य रूप से मसालों के लिए भारत आए थे। यूरोप में काली मिर्च, लौंग और दालचीनी की बहुत कद्र थी।
पुर्तगाली इस आकर्षक व्यापार को नियंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने तट के किनारे व्यापारिक चौकियां और किले स्थापित किए। उन्होंने मसालों को वापस यूरोप भेज दिया, जिससे भारी मुनाफा हुआ। उनकी आर्थिक गतिविधियां मसालों तक ही सीमित नहीं थीं। उन्होंने वस्त्रों, घोड़ों और यहां तक कि दासों का भी व्यापार किया। भारतीय व्यापार नेटवर्क पर पुर्तगालियों की उपस्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अधिक निकटता से जोड़ा। हालांकि इससे शोषण और स्थानीय व्यापारियों का विस्थापन भी हुआ। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में प्रभुत्व के द्वार का आनंद लिया। हालांकि 17वीं शताब्दी में उनकी शक्ति का ह्रास शुरू हो गया। अन्य यूरोपीय शक्तियां जैसे डच और अंग्रेज आ गईं। उन्होंने पुर्तगाली वर्चस्व को चुनौती दी। 1641 में डच ने मलक्का पर कब्जा कर लिया। यह पुर्तगालियों के लिए एक बड़ा झटका था। आंतरिक रूप से पुर्तगालियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका साम्राज्य बहुत फैला हुआ था। उनके पास इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के संसाधन नहीं थे। धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होता गया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक वे अपने अधिकांश क्षेत्र खो चुके थे। केवल गोवा, दमन और दीव उनके नियंत्रण में रहे। 1961 में इन क्षेत्रों को भारत में मिला लिया गया। भारत में पुर्तगाली युग समाप्त हो सकता है, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उनका प्रभाव गोवा में सबसे अधिक दिखाई देता है। पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश एक अलग चरित्र रखता है। इसकी वास्तुकला, व्यंजन और संस्कृति पुर्तगाली प्रभाव को दर्शाती है। गोवा के कुछ हिस्सों में अभी भी पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। विरासत मूर्त से आगे तक फैली हुई है। पुर्तगालियों ने भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत की। गोवा एशिया में ईसाई धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। भारतीय जहाज निर्माण और नेविगेशन तकनीकों पर भी उनके आगमन का स्थायी प्रभाव पड़ा। भारत में पुर्तगाली विस्तार वैश्विक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। 1498 में उनके आगमन ने एशिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद के युग की शुरुआत की। इसने व्यापार मार्गों को बदल दिया और राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। उनकी विरासत जटिल और बहुआयामी है। उन्होंने स्थापत्य चमत्कार, सांस्कृतिक संलयन और धार्मिक रूपांतरण की विरासत छोड़ी। उनका शासन हिंसा, शोषण और स्थानीय संस्कृतियों के दमन से भी चिह्नित था। भारत के अतीत और उसके वर्तमान की जटिलताओं को समझने के लिए पुर्तगाली युग को समझना महत्वपूर्ण है। पुर्तगाली भले ही सदियों पहले भारत छोड़ गए हों, लेकिन देश के सांस्कृतिक ताने बाने पर उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है।